बनारस जी देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट, प्रधानमंत्री तीसरी बार उम्मीदवार है। 2 बार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? अति भव्य, जो बनारस में आदिकाल से नहीं हुआ वो 10 साल में हो गया। पुराने बनारस की हालत तो ये थी कि आप अगर सड़क पर चलें तो हर साल स्कूटर का टायर बदलवाना पड़ता था। इतने गड्ढे थे सड़क पर कि वो गड्ढे ही थे, सड़क नहीं थी। बनारस वालों की हंसी कम ना होगी, मोदी तेरी उम्र कम ना होगी। 10 लाख से विन करेंगे मोदी जी, तब आपको मालूम पड़ जाएगा बनारस का क्या हाल बा। विश्व पटल पे हम पहले भी सोने की चिड़िया थे और उस वक्त भी सोने की चिड़िया रहेंगे। कोई माई का लाल बदल नहीं सकता, चाहे कांग्रेस आ जाए, CPI आ जाए, समाजवादी आ जाए, बहुजन पार्टी आ जाए, सब मिल जाए। कुत्तों के भीड़ से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो सारे लोग आकर के नहीं मोदी चाय पिए तो हम लोग वहीं पियेंगे। मुसलमान भी ऐसे आते कि बहुत ज़्यादा आकर के बैठने लगे, चाय पीने लगे, उन लोग को भी अच्छा लगता है। यही नहीं कि लोग कहते कि हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो कहते मुसलमान भी मोदी के साथ है। नरेंद्र मोदी ने बनारस को एक आदर्श संसदीय क्षेत्र के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया और इसे संदेश दिया है कि देखो ऐसे किया जा सकता है। मोदी आशा ही नहीं है, मोदी समस्याओं के समाधान का नाम है। मोदी आशा ही नहीं है, मोदी काशी के सर्वोत्कृष्ट जाने का की परिकल्पना है। मोदी नाम नहीं है, मोदी घर घर के बनारसीपन का एक अंदाज है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण की कवरेज करते हुए हम आ गए हैं उस लोकसभा पर जो पूरे देश की सबसे चर्चित लोकसभा है, और उस लोकसभा का नाम है वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार फिर से वो दावेदारी कर रहे हैं। और वाराणसी में हम इस वक्त मौजूद हैं 80 घाट पर, जहां पर है यहाँ की सबसे मशहूर चाय दुकान पप्पू की चाय दुकान, जहां पर कभी काशीनाथ सिंह जैसे प्रोफेसरों का जमावड़ा हुआ करता था, जहां पर नेताओं का, अभिनेताओं का जमावड़ा हुआ करता है, और जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ करके चाय पीते हैं। तो चलिए हम भी चाय पीते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर काशी का मिजाज क्या है। ये ऐसी चाय की दुकान है कि बनारस से बाहर भी इस चाय की दुकान का जिक्र होता है और बहुत पुराने समय से इसका जिक्र होता रहा है, और हमने तो इसका जिक्र शुरुआती तौर पे पढ़ा था काशीनाथ सिंह की किताब में। कब से है आपकी ये दुकान? जी आपको पहले प्रणाम करते हैं। ये दुकान करीब दादा परदादा लोग चलाते आ रहे हैं, पिताजी चला रहे हैं। 80 साल पुरानी दुकान है ये। पप्पू नाम किसका था? पिताजी का नाम है। आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम वो है, वो मोदी के साथ खड़े हैं वहाँ। अच्छा। फोटो में लगा हुआ है। तो उनका नाम पप्पू था? उनके नाम से पूरी दुकान चलता आ रहा है। पहले पप्पू जी और पप्पू जी के पिताजी, दादाजी हमारे, वो लोग दोनों लोग मिल के चलाते थे दुकान को। पहले हमारी दुकान बहुत बड़ी थी, इसकी दुगनी दुकान थी। तो उसी समय के राजनीति चलते आ रहे हो। जॉर्ज फर्नांडिस, लोहिया जी, वो लोग भी बैठ के यहाँ राजनीति किए हैं। क्योंकि हमने इसका जो जिक्र पढ़ा है ना, वो काशी में पढ़ा, काशीनाथ सिंह लिखा है। काशी, हाँ, ये लोग काशीनाथ सिंह, चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, नामो सिंह, बड़े बड़े साहित्यकार लोग यहाँ बैठते थे। आज भी लोग बैठते हैं, अब लोग कम हो गए लोग। क्या कैसे देखते हैं आपके लोग कम होते जा रहे हैं? अब क्या समय का अभाव दिखता है आपको या कुछ और चीजें हैं? लोग कम होते चल जा रहे हैं। लोगों का काम पहले जैसा वो चीज़ नहीं रह गया। सब लोग जंगल चोर हो गए। अब उसका जंगल चोर होने के कारण है नेट, मोबाइल के जरिए सारा काम हो जा रहा है सब लोग का। तो उसके आधा लोग तो काम करना नहीं चाहते। मोबाइल सारा जड़ है मोबाइल। मतलब पहले मोबाइल से लोग बात करते थे, फोन पे अब फोन से हो जाता है। कोई मैसेज दे दिया, ये हो गया। वो पहले लोग वो कर देते कि यार हमारा वो संदेश भेज देना, नहीं, अब मोबाइल से भेजे तुरंत पहुंच गया आपके पास। तो ये भी अच्छी बात है, नेट का भी दरिया भाई अच्छी उपयोग हो रहा है। आपकी दुकान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और आपने उनको चाय पिलाई थी, तकरीबन 20 मिनट तक बैठे रहे थे। जी, प्रधानमंत्री जी ने मेरे लिए तो भगवान आए थे। वो मेरे लिए भगवान आए थे। एक भक्त के पास भगवान चले आए और भगवत ने उनका सेवा किया, बैठ के उनको चाय पिलाया, अच्छा लगा। तो 3 चाय पिए थे। 3 चाय पिए थे? 3 चाय पिलाए। कितना पैसा दिए थे? पैसा तो जो उन्होंने हमको दे दिया ना लिफाफे में भर करके, वो हम ऐसे आज तक उसको भगवान के चरणों में रख दिया। आपने गिना भी नहीं, हमने पिताजी को दिया, पिता ने अपने चरणों पर रख दिया कि ताकि वो निशानी हमको हमारे पास रहना चाहिए, मोदी जी का दिया हुआ चीज। पैसा दिया किसने था? प्रधानमंत्री जी ने खुद निकाल के दिया था? प्रधानमंत्री ने ऐसे हाथ रखे कंधे पे, तो उस समय ऐसे रख दिए, किसी को मालूम ही नहीं चला। अच्छा, आपको मालूम चला था कि हाँ, वो हमको लगा कि कुछ है, लेकिन वो लोग मांगते रह गए, मीडिया वाले दिखाते रह गए कि हम कहे नहीं,
हम नहीं देंगे और ना हम इसको खोलेंगे। इसको ले आकर के हम पिताई को दे दिए और थे। आपने आज तक नहीं गिना है कि वो कितना वो आज तक हमने गिना नहीं है क्या है उसके अंदर, उसके अंदर क्या है, पैसा है कि क्या है या कुछ उनका संदेश है, कुछ हम लोग अच्छा, नहीं आपने खोल के देखा ही नहीं? खोल के देखा ही नहीं, वो पड़ा रहा है उसी तरह। बनारस जी देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट, प्रधानमंत्री तीसरी बार उम्मीदवार है। 2 बार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? बनारस पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में चर्चित का विषय है और मुद्दा है। अब विकास 2 कार्यकाल जो हुआ है अति भव्य, जो बनारस में आदिकाल से नहीं हुआ वो 10 साल में हो गया। बनारस में क्या नहीं हुआ, जो काशी अपनी वैभव को खो चुकी थी, पुनः अपने प्राचीन अति प्राचीन वैभव को प्राप्त किए 10 सालों में। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम काशी को क्योटो बना देंगे। ये आप लोगों को लगा है कि 10 साल में क्योटो बन गया आपका शहर? क्योटो से बहुत ज़्यादा बन गया है। क्योटो तो बहुत छोटी चीज़ है। काशी की जो परंपरा महत्व है आज से नहीं है, आदिकाल महाकाल से है, तो वो क्योटो तो बहुत छोटी चीज़ है। सर क्या लगता है बनारस के विकास को लेकर के? बनारस में विकास हुआ है और अच्छा विकास हुआ है, बढ़िया विकास हुआ, सुविधाएं भी बढ़ी हैं। कई लोग ये कहते हैं कि बनारस जो कि सबसे प्राचीन शहर है, दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में से है, और उसका जिस तरीके से विकास किया गया है उसमें जो बनारसीपन है वो खत्म हो गया। नहीं, आपको लगता है क्या? नहीं, डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। तो प्राचीन शहर का डेवलपमेंट होगा तो थोड़ा बहुत चीज़ें तो चेंजेज होंगी। तो काशीवासी खुश हैं इस बिल्कुल बिल्कुल, समय के हिसाब से जो है काशीवासी भी बदले हैं। और चुनाव को लेकर क्या लगता है, चूंकि आपका जो संसदीय क्षेत्र है वो प्रधानमंत्री देता है, इस बार क्या होने वाला है? इस बार भी मोदी ही जीतेंगे। इस बार मोदी ही जीतेंगे, उनको तो हराने वाला कोई ना नहीं है। ना, अरे हम लोग किसी सांसद को वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं। और जिले वाले तो सांसद बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। हम लोग 10 साल से फिर ये 5 साल सीधे प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और दूसरी बात 10 साल में जो आप कहें कि विकास हुआ, तो काशी का जो पुरातत्व है खत्म हो गया। नहीं, हम लोग 15 साल पहले भी यहाँ बैठते थे 1 घंटा, आज भी बैठ रहे हैं। समय वही है, महत्व वही है, स्थान वही है, परिवर्तन हुआ है। सर बनारसीपन बचा है क्या इस विकास में? नहीं, क्यों नहीं। यहाँ तो दोनों चीज़ का सामंजस्य है। आपको पक्के महल में आज भी वही बनारसीपन है। और देखिए जहाँ 9 करोड़ लोग आए हों 4 साल में अंदर, तो वहाँ तो अमूल चूल परिवर्तन हुआ है। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी एक कला गज़ब की है कि वो हर आदमी से अपना, आप सोचिए इतनी छोटी दुकान है, यहाँ आके वो 20 मिनट बैठे। उन्होंने चुनाव के समय यहाँ 20 मिनट का समय दिया। वो हाई स्कूल के बच्चे परीक्षा में आती है परीक्षा, तो उनसे वो इंटरकनेक्ट होते हैं। वो अगर हमारे यहाँ नाभा में लोग फेल होते हैं तो वहाँ जाके उनसे गले मिलते हैं, उनको सांत्वना देते हैं कि नहीं अभी आगे है, और फिर उसके बाद हम चंद्रयान पे पहुँच जाते हैं। वो हमारे यहाँ वर्ल्ड कप में अगर प्लेयर फेल होते हैं तो वो जाके राहुल और विराट से मिलते हैं। हाँ, पूरी मिल। आप ये ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लाते हैं उनको वो अपने यहाँ बुला, हम लोग नहीं उनका नाम जानते हैं, लेकिन वो सबको बाय नेम बाय चेहरे से पहचानते हैं। तो वो सबसे मिलते हैं, सबसे जुड़ते हैं। यहाँ जितने लोगों ने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया उनके संग वो बैठे, खाना खाया, फ़ोटो खिंचवाई, और ये वो हर जगह करते हैं। वहाँ जो सुरंग बनी आपके जम्मू कश्मीर में, अटल टनल, वहाँ उन लोगों के संग वो बैठे, तो वो एकदम सबके बीच जाते हैं। आप साउथ में देखिए, उनके जाने के बाद हमने देखा अच्छे परिवार की महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं उनकी फ़ोटो रख के चप्पल उतार के रो रही हैं, उनको पैर छू रही हैं, उनको माल्यार्पण कर रही हैं। तो ये दीवानगी तो कभी खाली हम लोग शास्त्री जी के लिए सुना करते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी के लोग ऐसे दीवाने हुआ करते थे, और ये तो हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। और काशी तो ऐसा हो गया, आप सफाई के मामले में जो उन्होंने यहाँ दिया, वो बच्चों में ये हो गया कि अब वो अगर कुरकुरे रैपर कुछ खाते हैं तो रैपर अपने बैग में रखते हैं, और वो हम लोग को भी गाइड करते हैं कि सड़क पे मत थूकिए, पान खा के मत थूकिए। अमूल चूल परिवर्तन आया है इस एक व्यक्ति के कारण, और उसके पीछे सिर्फ एक ये है कि गजब के ईमानदार हैं। गलतियां तो हमारे यहाँ कृष्ण से भी हुई, राम से भी हुई, उनको भी माना जाता है कि बाली सुग्रीव को उन्होंने छल से कपट से मारा। लेकिन एक व्यक्ति जो इतना ईमानदार है, आप उसके ऊपर कुछ भी आरोप लगाते रहिए। अडानी अंबानी जैसे लोग तो रोज़ 100 पैदा हों, मोदी करवाएं, तब हमारा देश आगे जाएगा। जो उनके ऊपर आरोप लग जाता है कि अडानी अंबानी जैसे लोग जो है वो साथ देते हैं, रोज़ ऐसे 100 जने बनना चाहिए, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। कैसे देखते हैं सर आप अपने शहर के विकास को? चूँकि आप पुराने आदमी हैं, आपने पुराना बनारस भी बहुत ढंग से देखा होगा, नया बनारस भी पूरा ढंग से देख रहे हैं। पुराने बनारस की हालत तो ये थी कि आप अगर सड़क पर चलें
तो हर साल स्कूटर का टायर बदलवाना पड़ता था। इतने गड्ढे थे सड़क पर कि वो गड्ढे ही थे, सड़क नहीं थी। स्थिति हुई मोदी के आने के बाद सड़कें ठीक हुई, बिजली की व्यवस्था, जिसके दर्शन करने के लिए हम लोग तरसते थे कि अब बिजली आएगी तो घर में बैठेंगे थोड़ा हवा लेके, वो नहीं उपलब्ध होती थी। मोदी ने बिजली की व्यवस्था कराया, मोदी ने जो है सफाई की व्यवस्था ठीक किया, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस अड्डे जीते थे उनका अपग्रेडेशन हुआ, उसके बाद शैक्षणिक संस्थाओं का अपग्रेडेशन हुआ, और यहाँ की जनता जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना उससे जो बनारस की जनता को इनकम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। ऐसा है कि आपको ऐसे आँख से दिखाई नहीं देगा कि उनको नौकरी मिली, कि उनको नौकरी मिली, कि उनको, लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा आर्थिक विकास हुआ है बनारस का कि हमारे सामने ही जो तुलसी की माला 2 रुपए की मिलती थी उसकी कीमत आज 20 रुपये। खाली काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद करोड़ों लोग आके दर्शन कर चुके हैं। तो मोदी ने जो काम किया है, न भूतो न भविष्य, ऐसा है कि बनारस को इतना पैसा आया, इतना काम हुआ कि, लेकिन एक खासियत है बनारस में कि उसने अपने पारंपरिक चीज़ों को संजोते हुए आधुनिक चीज़ों को आत्मसात किया। मतलब जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर का अपग्रेडेशन हुआ वहीं पर हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन का भी अपने आधुनिक तरीके से विकास हुआ। हमने अपनी पुरानी परंपराओं को कहीं छोड़ा नहीं और नई परंपराओं को जो हमारे सुविधा के लिए हैं उनको एडाप्ट किया। तो ये बड़ी बात है, किसी भी शहर के लिए बड़ी बात है कि उसकी परंपराएं काबू में रहें और आधुनिकता को आत्मसात करते जाए। सर आप कैसे देखते हैं, चूंकि जिक्र हुआ है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, और काशी को काशी विश्वनाथ से अलग करके बिल्कुल देखा नहीं जा सकता। एक बार बार ये आरोप लग रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बनारसियों को, खासतौर से जो स्थानीय हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि पैसे लिए जा रहे हैं। जो अपने भोलेनाथ का दर्शन जा करके 5 मिनट पर करके चले आ रहे थे, उनको लंबी लंबी लाइन लग रही है। कैसे देखते हैं आप लोग? एक तो पहले ये सुधार करिए कि काशी कॉरिडोर से बनारस नहीं है, काशी विश्वनाथ से बनारस है। कॉरिडोर तो उसका सौंदर्यीकरण है और कुछ नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से है, उसका सौंदर्यीकरण हुआ नरेंद्र मोदी ने किया और बनारस का सौंदर्यीकरण किया। न बनारस की प्राचीनता पर कोई ग्रहण लगा है, न बनारस की बनारसीपन पर कोई ग्रहण लगा है, न बनारस की अदाओं पर कोई ग्रहण लगा है, न बनारस के चाल चरित्र और चेहरे पर कोई ग्रहण लगा है। हमारा चेहरा है, थोड़ा काला हो जाए तो उसको साफ करने में आपत्ति क्या है, थोड़ा सुंदर लगेगा। बनारस को सौंदर्य का बोध बनारसी को कराया गया। नरेंद्र मोदी ने बनारस को एक विकास का मॉडल दिया। उस विकास का मॉडल को कहते हैं पुरुषार्थ विकास मॉडल। पुरुषार्थ विकास मॉडल का मतलब यह है कि पुरुषार्थ के 4 तत्व होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। नरेंद्र मोदी ने उसको आर्थिक आयाम दिया कि यहाँ धर्म भी है, आध्यात्मिकता भी है, अर्थ भी है, धर्म से अर्थ की प्राप्ति भी हो रही है, काम भी है, इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का सैलाब आप देख ही रहे हैं, और काशी मोक्ष की नगरी है ही। तो ये मोक्ष, काम, अर्थ और धर्म का जो समुच्चय काशी ने हुआ है, ये दुनिया को एक ऐसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है जहाँ से तमाम तरह की समस्याओं का निदान प्रस्तुत है। ये भारत की परंपरा रही है, ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज़ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मोदी ने उसको खोजा और उसको बनारस पर लागू करने का प्रयास किया। अब आप देखिए, कभी बनारसियों ने सोचा था कि यहाँ टेस्ट मैच होगा, कभी बनारसियों ने सोचा था कि यहाँ IPL होगा, कभी बनारसियों ने सोचा था कि वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होगा, कभी नहीं सोचा था। ये बनारसियों ने सोचा ही नहीं था, लेकिन मोदी ने सोचा और बनारस की प्राचीनता को कायम रखते हुए यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर उन्होंने स्टेडियम बनाया। मतलब बनारस का विस्तार बनारस से 25-30 किलोमीटर दूर हो रहा है। ये अद्भुत बात आप देखिए। बनारस के लोगों ने कभी सोचा था कि रोपवे बन जाएगा? कल्पना किया था? रोपवे आपके सामने बन रहा है। देश की पहला ये नगर होने जा रहा है जो रोपवे युक्त होगा। यातायात के साधन चाहिए, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोग काशी के प्रति आकर्षित, और ऐसा नहीं कि काशी के प्रति पहले भी आकर्षित नहीं होते रहे, कल भी होते थे और आज अधिक हो रहे हैं, कल और अधिक होंगे। जैसे जैसे अयोध्या की
गरिमा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे काशी की भी गरिमा बढ़ती जाएगी, क्योंकि काशी और अयोध्या एक दूसरे से बद्ध है। जो अयोध्या जाएगा वो काशी आएगा, जो राम के सर्वोच्च चरण को छुएगा वो काशी विश्वनाथ के चरण पखारेगा ही। ये भारत का संस्कार है। नरेंद्र मोदी ने जो किया है बनारस में, नरेंद्र मोदी ने बनारस को एक आदर्श संसदीय क्षेत्र के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया और इसे संदेश दिया है कि देखो ऐसे किया जा सकता है। गांव को गोद लिया, ऐसा नहीं कि शहर का, जितने गांव को का गोद नरेंद्र मोदी ने 10-15 लोग लिया। जाके गांव देख लीजिए क्या क्या नहीं है वहाँ। जो गांव वीरान पड़े रहते वहाँ चहल पहल बढ़ गई। तो गांव शहर दोनों की संस्कृतियों को मिलाकर बनारस बना है और उसको बनारस को बनाने का नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हैं लगातार अजय राय, कांग्रेस पार्टी के अभी फिलहाल इंडी गठबंधन के हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बनारस में उन्होंने विकास नहीं किया है, विनाश किया है, नाले नहीं बंद हुए। जो आज जिस पैसे की आप बात कर रहे हैं कि काशी के लोग कमा रहे हैं, वो कहते हैं कि काशी के लोग नहीं कमाते, वो सारा पैसा तो सूरत चला जाता है, बनारस की साड़ियों के फैब्रिक पे असर पड़ा है। अच्छा, ये जो टोटो वाले चल रहे हैं ये काशी के नहीं है, कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। ये टोटो लोग कमा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना आसान है, लेकिन पिछले 14 के पहले यही अजय राय थे ना। अजय राय ने क्या किया? कौन सा मॉडल दिया? मैं मॉडल दे रहा हूँ। अब बनारस में विकास को क्या मॉडल होगा, मैं आपको एक संकेत रूप में दे रहा हूँ। बनारस में सेना के मिसाइल के कारखाने खुलने की तैयारी चल रही है। बनारस में महिला हिंदी विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी चल रही है। बनारस में मेट्रो को बाहरी तौर पर बिना डिस्टर्ब किए मेट्रो चलाने की बात करी। ये विकास नहीं है। इसकी सोच कौन ले आए? अजय राय ले आए। अजय राय क्यों लड़ रहे हैं? कहाँ से वोट पाएंगे? कौन वोट देगा उनको? कहाँ उनका चुनाव? चौकी नहीं लगेगी। मैं बता रहा हूँ, इस बार 19 में तो कांग्रेसियों की चौकी लग गई थी, इस बार 2024 में चौकी नहीं लगने वाली है। बनारस का हर घर मोदी हो गया, बनारस का हर युवा मोदी हो गया, बनारस के हर महिला और बेटियों के भाई नरेंद्र मोदी हो गए। आप महिलाओं के घर जाके हमसे मत पूछिए, हो सकता है आप कहते हैं मैं वाजपेयी हूँ, ठीक है, मैं हो सकता है, लेकिन आप किसी सामान्य महिला से, नारी से, युवा लड़की से पूछे, कहेगा मोदी के अलावा कुछ नहीं। मोदी आशा ही नहीं है, मोदी समस्याओं के समाधान का नाम है। मोदी आशा ही नहीं है, मोदी काशी के सर्वोत्कृष्ट जाने की परिकल्पना है। मोदी नाम नहीं है, मोदी घर घर के बनारसीपन का एक अंदाज है। मोदी अब मोदी नहीं रह गए, मोदी हर बनारसियों की आत्मा हो गए। और हर बनारसी, ये दावा है मेरा यहाँ कि हर बनारसी अपने को मोदी से कम नहीं समझता। वो 56 इंच का सीना कहते हैं तो हर बनारसी कहता है कि राजा हमरो 56 इंच का सीना हो। ये मोदी का प्रेम है, कंटेक्ट है। बनारस जिस ढंग से बनारस 14 में आए थे, उनको बनारसी आती थी? नहीं आती थी। और आज मोदी बनारसी बोलते हैं, का राजा का हाल हो, ये मोदी बोलते हैं। यहाँ जौन कुछ होला बनारस में वो बाबा विश्वनाथ के कृपे से होला। राजा बन यहाँ हम नहीं है, राजा बाबा विश्वनाथ में। भाषा कौन बोलेगा? इसमें तो सेकुलरिज्म आ जाएगा, इसमें तो धर्म आ जाएगा। लेकिन एक डंके की चोट पर प्रधानमंत्री देश का कह रहा है कि राजा हम नहीं हैं, यहाँ के बाबा विश्वनाथ हैं। राजा हम नहीं हैं, यहाँ के काशी कोतवाल हैं। ये साहस आप समझ सकते हैं इसको? ये साहस अजय राय कर सकते हैं? कहें अजय राय कि हम जो है राजा हम नहीं, हम प्रत्याशी नहीं है, बाबा विश्वनाथ प्रत्याशी नहीं कर सकते। मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम वोट भड़क जाएगा। बनारस में बनारसीपन जीता है। बनारस में बनारस को लोग जीते हैं, मरते हैं, समझते हैं। और बनारस का आदमी अगर बनारसीपन में रहे तो बनारसी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जीता है। आत्मा है उसका बनारसीपन, उसके रहन सहन, खान पान, बोल चाल, गाली गलौज, सब उसका अंदाज है। ये है बनारस। मुस्लिम वोट का जिक्र कर ही दिया तो ज्ञानवापी एक बड़ा इशू रहा है पिछले 2 साल में आप लोगों के लिए। काशी के लोग कैसे देखते हैं ज्ञानवापी? अब आप देखिए, ज्ञानवापी मुद्दा कोर्ट में चल रहा है। यहाँ कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन की तरह कोई आंदोलन नहीं है। कोर्ट का मामला, न्यायालय का मामला है। न्यायालय में लड़ाई लड़ी जा रही है। यहाँ कोई परिवर्तन है, कोई संघर्ष है, कोई खींचाखींची है, कोई तनाव है? कुछ नहीं है। कोर्ट जो फैसला कर देगा मान लेंगे। उसकी जांच हो गई, उसका ASI सर्वे हुआ, उससे क्या निकला, क्या बनारसियों कोई मतलब नहीं है। जो कोर्ट कर दे, तो बाबा विश्वनाथ खुद करेंगे, सब यहाँ कहते हैं, सब बाबा करेंगे। बाबा की ही कृपा से ASI जांच हुई है, बाबा की ही कृपा से कोर्ट में लोग गए हैं, बाबा की ही कृपा से मंदिर के पुनर्निर्माण उसकी, यहाँ तो सब बाबा की कृपा है। और बाबा की ही कृपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं, और बाबा की ही कृपा से
तीसरी बार यहाँ 10 लाख से अधिक वोट पा करके इतिहास बनाने जा रहे हैं। ये बाबा की ही कृपा है और कुछ नहीं है। विकास शब्द नहीं था पूरी दुनिया में, तब काशी का विकास था। काशी अनादि काल से विकसित रहा है। 1000 सालों तक इस्लामिक आक्रांताओं ने लूटा, अंग्रेज़ों ने इसका दोहन किया है। सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से दोहन इस काशी का किया। और आज़ादी के बाद भी दुर्भाग्य रहा है भारत का कि काशी को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, आध्यात्मिक रूप से शोषण इन 70 वर्षों के आज़ाद भारत की सरकारों ने किया है। कभी ध्यान नहीं दिया। इस ओर ध्यान दिया है 2014 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी ने, जो काशी को सिर्फ आर्थिक राजधानी नहीं बनाया है, बल्कि काशी को सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, जिसको लूट के आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया था, उसको पुनः जागृत किया है। लेकिन इसमें एक चीज तो है ना कि 2004 का अगर लोकसभा चुनाव हम छोड़ दें तो 91 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जरूर रहे हैं, लेकिन सरकारें जो है विषम परिस्थितियों की रही है, विषम विचारधारा की रही हैं। भारतीयकरण जो जिसको कहा जाता है भारतीय विचारधारा, वो किसी सरकारों ने नहीं रहा है। किसी के पास विजन नहीं है। वाजपेयी जी के पास भी नहीं था। नहीं, वाजपेयी जी ने तो विकास किया ही, जो है यहाँ रोड वगैरह जो आप देख रहे हैं पूरे देश में, काशी का तो किया ही है। लेकिन हम कहना चाहते हैं विजन जो है केवल भारतीय जनता पार्टी ही केवल काशी नहीं, पूरे राष्ट्र का विजन लेके चल रही है कि देश को कैसे हम विश्व स्तर पर खड़ा करें, और उसका केंद्र बिंदु काशी को बनाया गया है। क्योंकि जब तक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक रूप से काशी का विकास नहीं होगा, भारत का गौरव पूरी दुनिया में नहीं बढ़ेगा। पूरी दुनिया में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक केंद्र ये काशी रहा है, और काशी का गौरव जिस दिन बढ़ेगा, भारत दुनिया में स्वयं को परम वैभव पर पहुंचा हुआ महसूस करेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी ने जो है काशी को चुना, और यहाँ से जो संकेत पूरी दुनिया में जाता है कि भाई ये जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति का जागृति है, इसको जागरण करेंगे तब परम वैभव पर भारत पहुंचेगा। ये जो फंडा लेके नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। नहीं केवल आर्थिक, भौतिक विकास की ओर लोग ध्यान देते हैं, लेकिन पहली सरकार है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास के तरफ भी ध्यान दे रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी का है। आपने एक सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल उठाया अटल जी के बारे में। अटल जी के हृदय में काशी बसती थी। जब राजनीति उन्होंने शुरू किया 57 से 52 से लेकर के, तो काशी उनके लिए प्यारा था। लेकिन अटल जी की सरकार कैसी सरकार थी? गठबंधन की क्या, खींचतान की सरकार थी। बेचारे अटल जी ने किसी तरह से बैलेंस करके एक नया सिद्धांत डेमोक्रेसी का इस देश में लाए। गठबंधन की सरकार उन्हीं के युग में आई। मोदी की सरकार क्या है? सशक्त सरकार है, बहुमत की सरकार है, जो निर्णय लेने की क्षमता रखती है, साहसिक निर्णय ले सकती है। कोई डरा नहीं सकता कि आपकी डरा नहीं सकता। अटल जी भी अपने शासनकाल में उन्होंने भी काशी पर बहुत ध्यान दिया था, और उन्होंने भी काशी के विकास की योजनाएं बनाई थी। जिन योजनाओं को अटल जी ने क्रियान्वित करने को सोचा था, मोदी उसी योजनाओं को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अटल जी और मोदी के बीच की योजनाओं में कोई फर्क नहीं है। अटल जी की गठबंधन की सरकार थी, मोदी जी को आधार दिया अटल जी ने, और उस आधार को कार्यान्वित रूप देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए अटल और मोदी बनारस की आन है, बान है, शान है, अरमान है। एक सवाल और तो बता दीजिए, जब इतनी सारी बातें हो गई तो 2004 से 2009 यूपीए की पहली सरकार, और 2004 से 2009 डॉक्टर राजेश मिश्रा बनारस के सांसद। हाँ, अब भाई राजेश मिश्रा की अब बात करेंगे। अब राजेश मिश्रा बीजेपी में है। हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। पिछले वर्षों से 30 साल से वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया। उनको लगा कि कांग्रेस ही पाखंडियों की पार्टी है, कांग्रेस सम्मान नहीं करना चाहती, अपने कार्यकर्ताओं को जूता मार के भगा देती है। इसलिए इस पार्टी में इतने वर्षों तक रहने का कोई फायदा नहीं हुआ। वो सांसद रहे, शंकर प्रसाद जायसवाल को उन्होंने हराया। जिस समय वो सांसद थे, उस समय बनारस की क्या स्थिति थी? लेकिन अब राजेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेला हो गए। अब नरेंद्र मोदी के जब चेला राजेश मिश्रा हो गए, तो राजेश मिश्रा का गुण, वैभव सब नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ गया। राजेश मिश्रा एक अच्छे आदमी है, और वो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उनको काम करना चाहिए। लेकिन उनका संसदीय जो क्षेत्र, संसदीय जो काल था, वो काल चमत्कारिक नहीं था। ये मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। काशी के बारे में सब लोग तो बात कर ही दिए। पहले बनारस था, बना हुआ रस था। हम भारतीय जनता पार्टी वाले काम करते हैं, तब शंकर जी हमारे पर जो कृपा किए हैं। आज काशी हो गया है। इसके दर्शन के लिए लाखों लोग आ रहे हैं, और जो
इन सबों को आंख दिखाता है ना, वो झापड़ खाता है। आपने देखा होगा कन्हैया को जो झापड़ मारा दिल्ली में। हाँ, केजरीवाल अन्न बंद बोले थे प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अरे तुम हो कौन? हाँ, आज जेल में चले जाएंगे। हाँ, उनके घर में जो उस औरत को जो की बेइज्जती किया है, हाँ, उसके बेइज्जती किया है। तो ये सब जो है तांत्रिक भी हैं, मेहनत करते हैं, 100 में 100% मार्क्स पाएंगे और आप फिर मिलेंगे 4 से 14 पाए गए। उत्तर प्रदेश में 80 में 75 MP होगा इनका। सब कैसे देखते हैं आप, चूंकि आप लोग स्थानीय हैं, काशी के लोग हैं? पहले तो मैं ये कहूँगा, देखो प्रेस वालों, मोदी को बदनाम ना करो। बनारस वालों की हंसी कम ना होगी, मोदी तेरी उम्र कम ना होगी। दूसरा सवाल आपने उठाया था, बनारस की साड़ियों का काम गुजरात चला गया। ये आरोप लग रहा है। हाँ, आरोप लग रहा है। मैं उसको बताना चाहूँगा, जो बुनकर यहाँ 50 मीटर रोज तैयार करता था कपड़ा, उससे उसकी आमदनी मान लीजिए सपोज करो 2000 रुपया थी। आज वो वही कपड़ा सूरत से बना के लाता है, 1000 मीटर रोज तैयार करता है, उसकी आमदनी 20,000 रुपये रोज हो गई और वो पूरे विश्व में जा रहा है। पहले शॉर्ट था, अगर बनारसी साड़ी कोई 100 पीस मांगता था उसको 50 पीस मिलती थी। आज वो 500 पीस मांगता था, 1000 पीस ले जा। वो बढ़िया था, ये बढ़िया है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं ना कि सूरत वाला ही पूरा कारोबार हो गया, सूरत का ही फैब्रिक आ गया है, बनारसी लोग तो एक नकटरुआ कहता बीजेपी 140 पे रह जाएगी। अरे वो मुंह में सोना के चम्मच लेकर आया, बोलता कि हम ही रहेंगे, लाख रुपया आएगा 8,500 खटाखट आ जाएगा। अरे पहला अपना तो हिसाब दे दो 40 लाख करोड़ का है? ये बनारस की हंसी देखे किसी को कम है? यहाँ बोलता जरूर है मोदी के विरोध में, लेकिन उस जिस दिन जाएगा ना, उस दिन कमल पे मारेगा खटाखट। 10 लाख से जीतेंगे हम, वोट आएगा 10 लाख से विन करेंगे मोदी जी, तब आपको मालूम पड़ जाएगा बनारस का क्या हाल बा। अजय राय के समर्थक कह रहे हैं कि हम 4 लाख से तो शुरू कर रहे हैं। अरे भाई, ताश के पत्ते जो है ना बोर्ड पे उछलते बहुत है। लाख रुपया वोट डाल दिया और वो उछलता बहुत है, लेकिन बाद में जब पत्ती उठाता है ना मालूम होता है अरे तिग्गी और पंजा और सत्ता है। हम 3 एक्का से लेके चल रहे हैं साहब, 3 एक्का है हमारे पास। दूसरा बादशाह भी आएगा तो नहीं चलेगा। ये मोदी है और बदलेगा नहीं, जब तक मोदी जी हैं तब तक बदलेगा नहीं। एक ने कहा था भाई मोदी जी रोज ड्रेस बदलते 5,000 वाली, तो एक ने कहा भाई एक ड्रेस वाला ले आते, बोला ना रहने दो, यही ड्रेस बदलने वाला ठीक है। तो इसके बाद एक और तैयार है जो देश की रंगत को बदल देगा और विश्व पटल पे हम पहले भी सोने की चिड़िया थे और उस वक्त भी सोने की चिड़िया रहेंगे। कोई माई का लाल बदल नहीं सकता, चाहे कांग्रेस आ जाए, CPI आ जाए, समाजवादी आ जाए, बहुजन पार्टी आ जाए, सब मिल जाए। कुत्तों के भीड़ से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जान लीजिए, ये मोदी जी है जिस पे लोग अगर अभी बोल दे मोदी जी ना मुझे 10 जान चाहिए, लोग निछावर कर देंगे। कोई रुकेगा नहीं साहब। ये बनारस है और मैं पूरे इंडिया की बात करता हूँ। लोग के दिल में बड़ा शांत माहौल है, देख रहे हैं, कोई गहमा गमी नहीं। लोग को मालूम है कि मुझे कहाँ मारना है। छटपटाहट तब रहती, किन्ने दिया, क्या करवा, सपा के मारी कि कांग्रेस के मारी? नहीं, वो पहले से तय है कि कमल ही खिलेगा, तो इसलिए कोई नहीं है। आप आते हैं देखते हैं, कोई पहले पिछले 2019 में आए थे, कितनी नोक झोंक थी, सब शांत है। मालूम है अगर विपक्ष भी है तो उनका भी वोट कमल में ही पड़ेगा, उनकी लेडीजों का। अब कहाँ है? आप बनारस को बदनाम की नहीं कीजिए, बनारस कैसी बरकरार है, चाय की चुस्की है और मालूम है मोदी जी आएंगे 10 लाख से जीतेंगे। मोदी जी आएंगे, झूम लो बनारस वालों, झूम लो और जम के आएंगे। ये बताइए, चूंकि आप बनारसी हैं और नरेंद्र मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, आप लोगों के सांसद हैं, एक चीज़ बताइए कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगले साल नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और फिर वो अपनी विरासत किसी और को सौंप देंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही यहाँ प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी ही बनारस के सांसद बनेंगे। आप लोग कैसे देख पा रहे हैं कि आपका अगला सांसद या नरेंद्र मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन होगा? अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर था, जेल में मालूम है कोई काम नहीं रहता, चिल्लम चलता है। तो अरविंद केजरीवाल के चिल्लम का नशा चढ़ा हुआ, जब निकले बाहर तो कुछ चाहिए बोलने के लिए ना, अंड बंड खंड बोलते हैं। उनका काम ही यही है। जब धरना पर बैठते थे अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार मैं बंद कर दूंगा, और साले खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। उस भी क्या, शराब बेच के। नशा तो शराब का है,
पैमाना उसी का है साहब, है। और केजरीवाल बोलता है, अन्ना हजारे का सुना था आपने ना, मैं बंद कर दूंगा भ्रष्टाचार को, और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसकी बात का क्या विश्वास करते हैं? विपक्ष वाले तो कहते हैं कि योगी जी ने भी ऐसी शराब नीति बनाई है कि शराब से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं वो उत्तर प्रदेश की सरकार। मेरा बात सुनिए, अर्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? आज आपने पूछा क्या विकास हुआ, पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? हम इनसे थोड़ी छीन सकते हैं। तो हमको जो सरकार, पहले खजाना खाली था, हमने भरा, ईरान का पैसा दिया, गैस सिलेंडर का इंडियन ऑयल का बाकी था वो दिया, तेल के आपने सर्टिफिकेट काट दिए थे, कम में तो बेच दिया तेल आपने, उसके बॉन्ड जारी कर दिए थे, हाँ, उसके पैसा मैंने भरा, गल्ला खाली था उसको भरा। आज हम कहाँ हैं वो आपको मालूम है? आज हम कहाँ हैं? 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं हम। और तीसरी होने वाले हैं। सुना था मोदी जी ने कहा था लोकसभा में, अभी बहुत कड़े फैसले होने हैं तीसरे में, और तीसरी व्यवस्था बना के रहूंगा मैं। सुनिए, 72, 73, 74 साल की उम्र में एक आम आदमी से उम्मीद कर सकते हैं रोज 5 रैलियां और खड़े होके जाना है, और मुस्कान कम नहीं होना? क्या बात करते हैं साहब? इस देश को आप सुनो मेरी बात, ये तो लोग हम है, आप बहुत बड़े कलाकार हैं, आप लोग से ही इंडिया है। आपको चाहिए मोदी जी का गुणगान करना, जो हमसे सुनते हैं वो आपको चैनल पर बोलना चाहिए। एक ही राजा है इंडिया में, वो मोदी है, और दूसरी सरकार होगी तो बीजेपी की होगी। 1921 में मुखर्जी ने कहा था कि कांग्रेस खत्म कर देंगे 100 साल में, और ये 100 साल आ गया। 47 में हम ही मनाएंगे शताब्दी, ध्यान रखिए, लिख लीजिए, ये दीपक मित्तल की भविष्यवाणी है। 47 में मनाएंगे और झूमेंगे गाएंगे। भगवान से कहा हूं साहब 47 तक बचा के रखना मुझे, अगली बार कम कर देना मेरी आयु, लेकिन इस बार बचा के रखना। 47 देखना चाहते हैं? जी साहब, जी साहब। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि केजरीवाल 75 साल का सवाल उठा रहे हैं। आपने कभी ये सोचा कि केजरीवाल उम्र पर क्यों जा रहे हैं? कारण है उसका, मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं। मोदी एन केन प्रकारेण नियम से बेनियम से हट जाए राजनीति से, ये है मानारा। मोदी 75 साल के हैं कि 80 साल के हैं कि 25 साल के हैं, ये निर्णय करने का अधिकार केजरीवाल को किसने दिया? मोदी ने कहा था 14 में कि 75 साल होना चाहिए उसके बाद। लेकिन अगर देश की जनता चाहेगी कि मोदी 90 साल तक प्रधानमंत्री रहें तो कौन उनको हटा पाएगा? और आप जान जाइए 75 साल का सगुफा जो केजरीवाल ने उठा, उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी तो उम्र कम है, वही खत्म होने की स्थिति में है। मोदी को 75 साल का एक नारा दे करके कि 75 साल हो जाएंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अरे मोदी 75 साल, ईश्वर करे मोदी अमर हो जाए। मोदी 90 साल तक प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष कितने साल के हैं? 92 साल। युवा हैं, युवा हैं, अपेक्षाकृत तो युवा हैं। युवा है ना। मोदी से बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे हैं ना। तो आप कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और खड़गे पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। ये कौन सा दोगलापन है? आप खड़गे को कहिए ना कि तुम हटो, राहुल जी को आने दो, प्रियंका जी को आने दो, राहुल जी तो छोड़ के चले गए, आने दो। तो ये सवाल उठा करके राजनीति के मुद्दों से भटकाना, भ्रमित करना और सवाल उठा करके अपना पराजय स्वीकार कर लेना, ये 75 साल वाला नारा है। नरेंद्र मोदी को देश की जनता प्यार करती है। नरेंद्र मोदी को जब तक इस देश की जनता प्यार, मोहब्बत, समर्थन देती रहेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, उनको कोई हटा नहीं सकता। केजरीवाल जी 75 साल की जो बात करते हैं, वो खुद की अपना पहला मैनिफेस्टो देख लें। उसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी पदाधिकारी जो रहेगा वो 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं रहेगा। आज कितने साल से ये चीफ मिनिस्टर हैं? जब से बने तब से संयोजक हैं पार्टी के। नहीं, चीफ मिनिस्टर तो है ही है। और जबकि इन्होंने पहले कहा था कि कोई भी पद जो है, कोई भी व्यक्ति 3 वर्ष से ऊपर नहीं लेगा। तो उन्हें अपनी बात नहीं याद है, मोदी जी की बात याद है। मोदी फोबिया हो गया है। और ये जो आप देख रहे हैं जो चल रहा है स्वाति जी वाला मामला, वो क्या है? वो यही है ना कि वो अपनी पत्नी को बनाना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर, और संजय बेचारे खुद बनना चाहते हैं। तो संजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और एडमिट कर लिया कि हाँ उनके संग ऐसा हुआ। और अगले दिन स्वाति जी कहती हैं कि 2 दिन बाद कि नहीं, वो तो उन्होंने बगैर उनसे पूछे समझे। आप सोचिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वो भी उनके कार्यालय में, तो बगैर समझे पूछिए कोई क्या है? वो राज्यसभा सदस्य हैं, कोई बच्चे नहीं हैं।
कि आए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ताला खोले, अकेले चल दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे नहीं होती है। तो क्या स्वाति की इसका मतलब गलत है? अगर संजय गलत कर गए, यू टर्न ले लिए, तो हो सकता है कल को स्वाति यू टर्न ले जाए। तो वहाँ भी मामला यही है कि केजरीवाल जी चाहते हैं सुनीता केजरीवाल बने और संजय चाहते हैं कि नहीं हम बने क्योंकि सीनियर हम हैं। वहाँ भी मामला फंसा। और फिर 3 साल से ज़्यादा आप कैसे एक पद पे रह सकते हैं जबकि आप ही के मैनिफेस्टो में है। आप उधर 75 साल पे जा रहे हैं। पहले आप अपने यहाँ गिरेबान में झाँक के देख लीजिए। कैसे देखते हैं सर बनारस के विकास को पिछले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल के दौरान? बनारस के विकास की बात तो आप छोड़ दीजिए, बनारस का क्या विकास है। बनारस तो एक अनुपम उदाहरण है विकास का। चारों तरफ जो कार्य 10 सालों में हुए वो हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि वो कभी भी होंगे। जो बसपा और सपा की सरकारों ने और इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने छोड़ के काम गए हुए थे, जो 15 साल शुरू, कितनी बातें बताने लायक हैं और कितनी बात बताई जाए। बनारस में शुरुआत करिए, पुल जो 15 साल से नहीं बन रहे थे, 5 पुल बनारस में बने गंगा पे जो रुके हुए थे 10 वर्ष से। घाट पे काम हुआ, गंगा जी पे काम हुआ, रिंग रोड हुई, फैक्ट्रीज आई, सड़कों का उदाहरण ले लीजिए। इसके अलावा बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर तो बना जिसने बनारस की इकोनॉमी को बूम दे दिया। तो बनारस इससे पहले भी यहाँ पे क्या था, साड़ी का कारोबार था और पर्यटन जो बड़ा केंद्र था वही कारोबार का रूप लेता था। तो पर्यटन में एक ऐसा बूम आया कि चारों तरफ चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का कार्य बनारस में पर्यटन ने किया। और उसका बहुत, और ख़ासकर कोरोना काल के बाद, कोरोना में जब सभी देशों की इकोनॉमी टूट के एकदम ख़त्म हो गई थी, वो यहाँ पे वो इकोनॉमी को बनारस में बूम पहुँचा। आप बनारस की बात छोड़िए, पूरे आप उत्तर प्रदेश पे आइए और देश पे आएंगे तो आप देखेंगे कि जो उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया मोदी जी ने, वो आपको आप कहीं नहीं देख पाएंगे। तो अगर आप देखना शुरू करें, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो एक व्यक्ति को चाहिए, और बनारस में बहुत से गरीबों को जो मकान मिला, प्रधानमंत्री जी की कितनी योजनाएं हैं, चाहे राशन की योजना हो, चाहे आपको ये मकान देने की जो उन्होंने 2.5 लाख रुपए गरीबों को दिया, कितनी योजनाएं चल रही हैं जिससे सभी को फ़ायदा हुआ। हम बम्बई से आए हैं और बनारस आके जो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने क्षेत्र का काया पलट किया है, इससे हमें ये काशी का पूरा नव निर्माण कर दिया है। और जो हिंदू धर्म को धीरे धीरे दूसरी जो पार्टियां हैं जो सेल्फ किलिंग मोड पे डाल दिया था उन्होंने, विकसित नहीं करने से भी कोई चीज़ की हानि होती है, वो धीरे धीरे जर्जर होकर ख़त्म हो जाता है। तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, इसका जो वापस निर्माण कर रहे हैं, मतलब ये इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, वर्णन नहीं कर सकते। जय श्री राम। एक उनके यहाँ आ जाने से महिलाओं में इतना आत्मविश्वास आ गया है, जबकि महिलाएं चाय नहीं पीती हैं जनरली दुकानों पे, बैठकी नहीं करती हैं ऐसे। हाँ बैठती, लेकिन वो बैठती हैं, आती हैं, बैठती हैं, हम ही लोग के संग चाय पीती हैं, आनंद लेती हैं। और जहाँ पे मोदी बैठे थे वहीं पे बैठ के चाय पीना चाहती हैं। उनके बाद तो इनको लिफाफा तो जो भी इन्होंने ईश्वर के चरण में दिया, उसके बाद इनको फुर्सत नहीं मिलती। सवेरे 6 बजे से खोलते हैं और शाम को फिर उनके भाई लोग भी बैठते हैं। तो ईश्वर की कृपा है, वो आ गए, एकदम समझिए बम बम हो रहा है काशी। क्या कह रहे थे आप? ये लड़कियां ही नहीं, यहाँ तक से मुसलमान भी आकर के हमारे दुकान में बैठने लगे। पहले मुसलमान बुर्का वाले नहीं आते थे, अब तो सारे लोग आकर के नहीं मोदी चाय पिए तो हम लोग वहीं पिएंगे। मुसलमान भी ऐसे आते कि बहुत ज़्यादा आकर के बैठने लगे, चाय पीने लगे, उन लोग को भी अच्छा लगता है। यही नहीं कि लोग कहते कि हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो कह रहे मुसलमान भी मोदी के साथ है। हम लोग दुनिया देखते नहीं है, हम लोग घूम के देखते हैं, हम लोग दिन भर मार्केटिंग देखते हैं, तो हम लोग को लगता है कि नहीं ये लोग भी उन लोग के साथ में है, अच्छा लगता है हम लोगों को। तो ये पूरी बातचीत जो आप लोग सुन रहे थे वो मशहूर 80 घाट पर जो पप्पू की दुकान है वहाँ की ये पूरी बातचीत है। लोग यहाँ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं और खुलकर अपनी राय रखते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइए।